सबसे पहले क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का चैप्टर खोला और ये देखा कि कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज ज़रूरी है। लैंग्वेज में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, लैंग्वेज में कुछ अल्फाज इस तरह से रखे जाते हैं सिलेबल्स बीच में, और बच्चे जो हैं फॉर्मल ट्रेनिंग के बगैर लैंग्वेज सीखते हैं वगैरह वगैरह। तो लैंग्वेज के बारे में कुछ हमारी ऐसे मिस्टेकन एजम्पशंस हैं, कुछ मफरूज़े हैं जो कि गलत हैं। मसलन जो भी स्टडीज़ डिफरेंट कल्चर के लोगों को कंपेयर करती हैं, वो कल्चर को लैंग्वेज से कंफाउंड कर देते हैं। ये दोनों आपस में ना उलझे हुए होते हैं। तो एक्चुअली आप कल्चर का असर देख रहे हैं या लैंग्वेज का असर देख रहे हैं, तो ये उन दोनों को कंफाउंड कर दिया जाता है। एक अहम सवाल ये भी है कि क्या ट्रांसलेशन जो है उससे मतलब कन्वे हो जाता है? क्या उससे थॉट कन्वे हो जाती है जब आप ट्रांसलेशन में कोई चीज़ लेके जाते हैं? हमारे पास मुसलमानों के पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कुरान की ट्रांसलेशन की। कुरान दुनिया की तकरीबन हर ज़बान में ट्रांसलेट हुआ है। कभी आप किसी इंटरनेशनल किसी भी मुल्क की मस्जिद में हो, मैंने बहुत सी मस्जिदों में कुरान के शेल्फ देखे हैं। अम, नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। तो कुछ जगहों पे इतनी ज़बानों में ट्रांसलेट हुए हुए थे। मलेशियन में हुआ हुआ है, बरोही में हुआ हुआ है, गॉड नोज़ इंडोनेशियन ज़बानों में हुए में। तो वो सब उन्होंने बंगाली ट्रांसलेशन पढ़ी होती थी और बीच में कहीं एक उर्दू की मिल जाती थी, और इंग्लिश की ज़्यादा होती हैं क्योंकि नॉन मुस्लिम भी बहुत होते हैं और इंग्लिश हर कोई जानता है। तो ये एक ज़माने से बहस चल रही है या तबसरे हो रहे हैं कि क्या अरबी से जो उर्दू में ट्रांसलेट करके हम कुरान पढ़ते हैं, तो क्या उसका पूरा मतलब जो अरबी ज़बान में था वो उसी तरह कन्वे होता है? अरबी ज़बान भी एक कल्चर के अंदर परवान चढ़ी है। इसीलिए यहाँ पे जब इदारा तालीम व तालीफ़ कुरान या डॉक्टर इसरार साहब की मस्जिद में या और जगहों पे कुरानिक अरबिक के कोर्स कराए जाते थे, क्योंकि कुरानिक अरबिक इज़ क्लासिक अरबिक। वो आज के इजिप्ट या आज के जॉर्डन या आज के सऊदी अरब की ज़बान नहीं है, वो क्लासिक अरबिक है। और उसमें उस वक़्त का जो अरब कल्चर है, उसके कुछ मतलब ख़ास अंदाज़ में बयान किए गए हैं। हमारे पास बहुत अच्छी इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन है, क्योंकि हम तो इन्हीं 2 ज़बानों में पढ़ते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग एक स्टेप आगे जाते हैं, वो कुरानिक अरबिक पढ़ते हैं, पहले अरबिक पढ़ते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब हमें समझ आने लग गई है। इसमें कुरान आसान तहरीक भी चली, क्योंकि अरबी में बहुत सारे उर्दू के अल्फाज हैं। तो कोई भी आप आयत उठा लें, उसमें 60% उर्दू के अल्फाज होते हैं। हमारे लिए इसलिए भी आसान है। लेकिन जिस आदमी की ज़बान बिल्कुल फ़र्क हो, जापानीज़ या इंग्लिश हो, और वो कुरान मुसलमानों के पढ़ना चाहे, तो उसको अरबी उस तरह समझ नहीं आएगी, आसान नहीं लगेगी। हमारे लिए ज़ालिमीन उर्दू का ज़ालिम है, हमारे लिए मुनाफ़िकीन उर्दू का मुनाफ़िक है, हमारे लिए सालेहीन उर्दू का साले मर्द या औरत है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है ट्रांसलेशन की, जिस पे बात चलती रहती है। और कल्चरल शेड्स कई दफ़ा सिर्फ लैंग्वेज सीखने से नहीं आते, जब कोई अंग्रेज़ एक बात कह रहा होता है। एक मिसाल मैं आपको दूँ, मैं बच्चों के फाइट्स पे रिसर्च कर रही थी कि वाकया बताओ कि क्या हुआ, लड़ाई कैसे हुई। तो उसका जो सवालनामा था, उसमें एक वर्ड था, दिस बॉय वाज वाइंडिंग मी अप। तो जब मैंने वो इंग्लैंड में ये अमेरिका में सवालनामा बना था, उसको हम इंग्लैंड में कर रहे थे जहाँ पे मैं पढ़ रही थी। तो एक इंग्लिश के एक बच्चे ने कहा, वी डू नॉट यूज वाइंडिंग मी अप, वी यूज पुशिंग माय बटन्स। तो मैंने कहा पुशिंग माय बटन्स और वाइंडिंग मी अप में क्या फ़र्क है? अब वो अमेरिकन है और वो इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इंग्लैंड के लोग। तो उसने कहा कि मे बी इट हैज़ द सेम मीनिंग, बट दिस इज़ हाउ वी से इट। तो उसको हमने कहा कि अच्छा पाकिस्तानी बच्चे से पूछते हैं। उसने कहा वो मुझे चिढ़ा रहा था। नाउ अब चिढ़ाना, वाइंडिंग मी अप, पुशिंग माय बटन्स, वो उकसा रहा था या चिढ़ा रहा था? तो दोज़ आर इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आपको, जब आप 2 ज़बानें बोलते हैं, तो फिर आप इस पोज़ीशन में होते हैं कि आप मुख्तलिफ़ जुमलों के ज़रिए अपना मतलब कन्वे कर सकें।
इसीलिए क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा बायलिंगुअल लोगों के साथ, यानी जो एक से ज़्यादा ज़बानें बोलते हैं, रिसर्च हुई है। हम सारे पाकिस्तानी, मैं लोगों को बताती थी बाहर जब गई थी, हम सारे पाकिस्तानी बायलिंगुअल हैं, क्योंकि हम उर्दू के अलावा या पंजाबी या पश्तो या हिंदको या ब्रोही या सिंधी या सराइकी या कोई और लोकल ज़बान जो हर इलाके की, कोई पहाड़ी इलाके की ज़बान है, चित्राली ज़बान है या कोई और, वो भी बोलते हैं। एक इस वजह से। तीसरा, इंग्लिश हमने करनी ही करनी होती है। इवन कोई ना भी पढ़ा हुआ उसको भी इंग्लिश के कुछ ना कुछ अल्फाज आते हैं। और चौथा ये कि हमने अरबी भी करनी होती है कुरान पढ़ने की वजह से। तो हम तो बायलिंगुअल हैं ही, तो हमारा ब्रेन जो है बायलिंगुअल ब्रेन बन जाता है। एक स्टडी हुई कि जो टर्किश स्पीकर्स हैं, जब वो मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं कि मूवमेंट कैसे हो रही है, तो वो मैनर भी और पाथ भी दोनों डिस्क्राइब करते हैं कि वो किस तरह चल रहा है और किधर को जा रहा है इन डिफरेंट क्लॉजेस। जैसे वो कहते हैं शी असेंडेड द हिल वाइल वॉकिंग। अब ये क्लॉजेस हो गए ना, शी असेंडेड द हिल वाइल वॉकिंग, वो चलते हुए पहाड़ी पे चढ़ गई। तो उसने चढ़ना और चलना, चलना मूवमेंट है यानी मैनर है, और पाथ भी है कि वो ऊपर चढ़ गई। जबकि जो इंग्लिश है वो मैनर और पाथ को एक ही जगह जोड़ देते हैं, एक ही सिंगल क्लॉज में, जैसे शी वॉक डाउन द हिल। तो ये इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कल्चरल लैंग्वेज को जब यूज़ करते हैं तो किस तरह होते हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात इसमें जो एक आगे लेकर करने वाली बात है कि अगर कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाए और ना कम्युनिकेट हो सके, बात कम्युनिकेट, तो ये एक बड़ी इनकन्वीनियंस है, एक मसला पैदा हो सकता है। मसलन एक पेशेंट एंड डॉक्टर है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर सके एक्यूरेटली, सही तरीके से। तो इसके ऊपर ये रॉबर्ट्स और उनके साथियों ने ये स्टडी की। उन्होंने डॉक्टर और पेशेंट की कम्युनिकेशन को एनालाइज किया लंदन में, जहाँ पे बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, और उनको ये पता चला कि जितने केस उन्होंने स्टडी किए 31% में कम्युनिकेशन का फेलियर या मिसकम्युनिकेशन थी। देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द पेशेंट और डॉक्टर, मरीज और डॉक्टर के बीच में। अच्छा, जो उन्होंने रिकॉर्ड की उनकी कम्युनिकेशन। अब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनमें से 2/3 यानी काफ़ी बड़ी तादाद, ऑलमोस्ट चले आप समझ लें कि 60% जो हैं वो ज़बान की वजह से पैदा हो रही। तो जिनका इंग्लिश का लिमिटेड स्किल था ना, उनको बात समझने या समझाने में जो है वो ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। अब एक बड़ी और दिलचस्प एग्जांपल है, जैसे हम डॉक्टर और मरीज़ की बात कर रहे थे। एक साहब को कुत्ते ने काट लिया। जब वो डॉक्टर के पास गए तो उसने पूछा, डज दिस डॉग रिसीव रेगुलर वेटरिनरी केयर? क्या इस कुत्ते को पाबंदी से रेगुलरली जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और वो इसको देखते हैं? मीनिंग इसका ये होता है कि अगर आप रेगुलरली जाते हैं तो कुत्ते में जो जर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से जिसको कुत्ता काटे उसको वैक्सीन लगानी पड़ती है, वो होता रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर कुत्ते को इंजेक्शन लगते रहे हैं तो उस कुत्ते के काटने से मरीज को कोई नुकसान नहीं होगा और उससे फिर इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। अगर कुत्ते को नहीं लगे हुए तो फिर मरीज को लगाने पड़ेंगे। अब ये क्रूशियल डिसीजन है, क्योंकि इससे मरीज की हालत बिगड़ सकती है अगर कुत्ते को इंजेक्शन नहीं लगे। डॉक्टर के पूछने का ये मतलब था। मरीज ने जवाब दिया, क्योंकि वो था तो इंग्लिश स्पीकिंग, लेकिन उसके कल्चर में अगर बात में शक करना हो या आपको यकीन ना हो और आप डाउट कर रहे हो किसी की बात को, तो आप कहते हैं कहा था उसने, यही है। अच्छा, मैं ये बात कहूंगी उर्दू में, आपको फौरन समझ आएगी। उस साहब ने भी इंग्लिश में यही कहा, यस दैट्स व्हाट दे सेड। तो अब उसने व्हाट पे जो जोर दिया है उसमें एक शक मौजूद था। डॉक्टर को वो शेड समझ नहीं आया, बात तो समझ आ गई, लेकिन उसने जिस लफ्ज पे जोर दिया था उसके अंदर जो एक हल्का सा शक मौजूद था वो उसको नहीं समझा। खैर, खुशकिस्मत है कि मरीज ने इंसिस्ट किया, व्हाट आई मीन इज दैट द ओनर टोल्ड मी दैट ही हैड गॉट द वेटरनरी केयर। द ओनर टोल्ड मी। अब डॉक्टर को समझ आई कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता लगे हैं कि नहीं, वो बंदा ये कह रहा था। तो डॉक्टर ने
इस कम्युनिकेशन में क्योंकि इन्होंने बार बार बात की, वो बात क्लियर हो गई। अब जब अमेरिकन बोलेगा तो वो कहेगा यस दैट्स व्हाट द ओनर सेड, वो सेड पे जोर देगा, जबकि वो बंदा व्हाट पे जोर दे रहा था, विच मीन्स कि उसको उस लफ्ज़ को एम्फसाइज करने से वो उसमें एक शक का एलिमेंट डालना चाहता था। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि स्पोकन लैंग्वेज में हम कितनी बातें लफ्ज़ पे जोर दे के कन्वे करते हैं। तुम्हें ही पता होगा, अगर हम कहें तुम्हें ही पता है, बात ही बदल जाती है। सो दोज आर द थिंग्स जो लैंग्वेज के अंदर एक रिचनेस है, और वो कल्चर के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। फिर हमारी एक अजम्पशंस होती है कि इसकी नीयत क्या है। जापानीज या अंग्रेज या अमेरिकन, ये आप समझने में गलती कर सकते हैं। आपको वो चीज़ चाहिए या आप तकल्लुफ़ कर रहे हैं। अब ये एक कल्चरल चीज़ है तकल्लुफ़ करना। जी नहीं, कोई बात नहीं। जब आप ये कहते हैं तो अंग्रेज़ यही समझेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, इनको शरबत देने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में वो ये नहीं समझेंगे, वो कहेंगे कि ये कह रहे हैं जी नहीं, इसका मतलब जी हाँ है। तो इसके ऊपर हमारी हाँ एक बड़ा जोक है कि एक खातून मेहमान आई, तो हम मेरी बेटी ने आके कहा कि आपके लिए कुछ लेकर आऊँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रहने दो। उसने कहा जी देखें, ये ना कहा करें, खाना तो होता ही है कुछ ना कुछ। तो आज भी जब मेहमान आते हैं तो हम कहते हैं खाना तो होता ही है। व्हाट शी वाज सेइंग वाज कि इस तकल्लुफ़ के जुमले की ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैं लाऊँगी और आप खा लेंगी। सो ये शेड्स हैं कल्चर के। फिर राइटिंग सिस्टम्स जो हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। अभी तक हम स्पोकन की बात कर रहे थे। इंग्लिश में जो साउंड होती है वही बोलने में भी होती है, जबकि चाइनीज़ में जो उनके कैरेक्टर्स हैं रिटन, वो लार्जली इडियोग्राफिक सिंबल्स हैं, यानी दरख्त का और मकान का है। तो जो उसकी साउंड है, असल में आप तस्वीर से मतलब ड्राइव करते हैं, साउंड से नहीं करते। तो वो सिंबल्स जो हैं वो वर्ड्स को या मॉर्फीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आई डोंट नो चाइनीज लैंग्वेज ऑब्वियसली, लेकिन आई हैव सीन इट रिटन, तो ये समझ आती है इस बात की कि ऐसा होता है। जो मशरकी तहजीबें हैं या ईस्टर्न कल्चर्स हैं, वो रिलेशनशिप्स को ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, जबकि जो वेस्टर्न है वो कैटेगरीज को एम्फसाइज करते हैं। अगर आप जो वर्ड्स दें कुछ और उनको चाइनीज़ को ये कहें कि इनमें से कौन से वर्ड्स एक दूसरे से क्लोज हैं, और वर्ड्स हों स्क्विरल, सीगल एंड ट्री, तो चाइनीज़ कहेगा ट्री एंड स्क्विरल। क्यों? क्योंकि गुलहरी का दरख्त से एक रिश्ता है, गुलहरी दरख्त पे चढ़ती है, वहां पाई जाती है, तो स्क्विरल एंड ट्री। जबकि इंग्लिश या अमेरिकन जो है वो कहेगा स्क्विरल एंड सीगल एक दूसरे से क्लोज हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों एनिमल कैटेगरी में हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो क्रॉस कल्चरली ऑब्जर्व की गई हैं कि वो देखते कैसे हैं चीज़ों को। फिर ग्रामेटिकल जेंडर भी होता है। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर, जैसे दर्द होता है और खुशी होती है, तो दर्द होती है क्यों नहीं हो सकता, और खुशी होता है क्यों नहीं हो सकता। शुरू में बच्चे इस तरह बोलते हैं तो हम उनको करेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये भी है कि ग्रामेटिकल जेंडर भी है उसका, और वो आप कंफ्यूज कर सकते हैं जब आप डिफरेंट कल्चर से हो। और कैटेगरीज भी हैं, जैसे मंकी एक कैटेगरी है जानवर की। तो एक स्टोरी उन्होंने इस तरह की कि मंकीज के नाम भी थे, डेबोरा और पीटर और पप्पू या जो भी। तो जिन बच्चों को सिर्फ मंकी के फेस दिखाए गए थे और नाम नहीं थे, तो बाद में जब उनको दिखाया गया तो उन्होंने हर एक को कहा मंकी मंकी मंकी। लेकिन जिनको कैटेगरी की बजाय पर्सनल नेम पहले दिए गए थे, तो वो जो है वो पर्सनल नेम से याद कर रहे थे कि ये तो पप्पू है और ये तो शब्बू है और ये तो पीटर है। सो दैट मीन्स के जिस तरह कोई कल्चर एक्सपीरियंस कर रहा होता है अपने यहाँ चीज़ों को, और जैसे सोच रहा होता है, तो वो वर्ड्स को भी उसी तरह, उसके मतलब को भी उसी तरह से समझता है। अगेन आई वांट टू रिपीट दैट language and culture is a complex interaction and they are very intermingled. So it's a vast study. Please continue
thinking and reading about it.